अब तक आपने देखा कि एंजेला के आने के बाद उड़ते परिंदों की उड़ान और सरहद रहित दुनिया की सोच से प्रभावित मार्कस के शापित जीवन ने 1000 साल बाद एक नई करवट ली है। सोती हुई एंजेला को देखकर उसे अपनी कल्पना सांस लेती हुई दिखाई दे रही थी और इससे पहले कि वो उसे अपने दिल की बात कहने आगे बढ़ता, उसका अक्स उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। अब आगे एक और महल और मार्कस के दिल में उम्मीद की एक लो दस्तक दे रही थी। वहीं स्कॉनहाइम के उस छोटे से कबीले में आज जश्न का माहौल था। जश्न होना भी लाजमी था क्योंकि आज उस कबीले के एक बड़े और रईस रसूखदार शख्सियत आर्थर को कबीले के कारोबारी समुदाय का प्रमुख बनाया जाना था। रात के जश्न की तैयारियों के लिए कबीले के सभागार में कबीले के सरदार और सभापति द्वारा एक सभा बुलाई जाती है जिसमें वहां की सभी प्रमुख हस्तियां और कामगार मौजूद थे। सभापति ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज सर्वसम्मति से आर्थर को कबीले के कारोबारी समुदाय की बागडोर सौंपी जाएगी। आर्थर के साथ साथ ये हमारे लिए भी गर्व और सम्मान की बात है, क्योंकि आखिरकार कई अरसे बाद इस खाली पद को उसका उत्तराधिकारी मिल ही जाएगा। तो चलिए एक बड़े जश्न की तैयारी करते हैं। रात के जश्न के लिए कबीले के मैदान में नृत्य, संगीत व अन्य मनोरंजन के साथ साथ विशेष भोज की तैयारी रखी गई। कबीले को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। आर्थर की ताजपोशी करते हुए शान और शौकत के साथ पद ग्रहण करवाना तय किया गया। सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानने के बाद कबीले का सरदार, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आर्थर मेरे अजीज मित्र विलियम का बेटा है और विलियम की अचानक हुई मौत के बाद से यह पद खाली था। लेकिन अब आर्थर अपने पिता की जिम्मेदारी संभालने के योग्य हो चुका है। अपने बचपन में ही माँ और पिता को खो चुके आर्थर पूरे गांव ने बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो पूरे गांव का बेटा है और आज का दिन और जश्न हमें उसी के नाम करना है। खैर, वैसे आर्थर है कहाँ? सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं। सरदार, ये तो डेनियल ज्यादा बेहतर बता सकता है कि आर्थर कहाँ है। हाँ डेनियल, तुम दोनों तो जुड़वा भाई की तरह हो। कहाँ है तुम्हारा परम मित्र? दरअसल आर्थर कोई सौदा करने कल शाम से ही शहर गया हुआ है। रात तक लौट आएगा। ओह अच्छा। वैसे आर्थर भी विलियम की तरह एक मेहनती कारोबारी है। देखना, जल्द ही उसका नाम दूर दराजियों में सुनाई देने लगेगा। इतना कहकर सभा को समाप्त किया जाता है। रात तक पूरा कबीला जगमग हो उठा। रास्तों और पगडंडियों को जश्न के मैदान तक खास रंग से रंगा गया। ऐसे खास मौके पर बलि के लिए साइबेरियन याक को भी बांध कर रखा गया। ढोल नगाड़ों के तेज संगीत की गूंज पूरे कबीले में सुनाई दे रही थी। बर्फीले प्रदेश की सर्द रात में बीच मैदान में एक बड़े से कुंड में आग जलाई हुई थी, जिसकी तपिश के इर्द गिर्द घूमती नृत्यांगनाओं ने समा बांध रखा था और अलग अलग समूह में बैठे मदिरा सेवन करते हुए कई लोग इस नृत्य और संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। जश्न अपने चरम पर था, मगर सभी को आर्थर के आने का इंतजार था। आगे आर्थर के आते ही कबीले का सरदार एगोर और 2 अन्य प्रमुख लोग उसके पास पहुंचते हैं। सरदार गर्व से आर्थर के दोनों कंधों पर हाथ रखते हैं। आज मैं बेहद खुश हूँ आर्थर। आखिरकार वक्त आ गया है कि हम तुम्हें तुम्हारी विरासत, तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दें। इतना कहकर ताजपोशी की रस्म अदायगी की जाती है। संगीत और नगाड़ों की गूंज के बीच बलि के पवित्र खून के कुछ छींटे देकर आर्थर के सिर पर ताज पहनाया जाता है। आर्थर भी उस प्रसाद को ग्रहण करता है। हर तरफ जश्न का माहौल गरमाने लगता है। जश्न में एक जगह एंजेला चुपचाप खड़ी थी। कुंड में जलती आग की रोशनी में दूसरी तरफ से आर्थर की नजर एंजेला पर पड़ती है। डेनियल, ये लड़की एगोर की बेटी ही है ना, जो कुछ दिनों पहले कबीले में आई थी? कौन? एंजेला? हाँ, वही तो है। तुम उससे मिले नहीं क्या? नहीं। डेनियल आर्थर को लेकर एंजेला के पास पहुंचता है। कैसी हो एंजेला? ये है मेरे बचपन का दोस्त आर्थर, जो अब इस कबीले की आन बान और शान है। डेनियल के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। एंजेला, पिताजी ने बताया था मुझे, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। इस पल के लिए मेरी शुभकामनाएं आर्थर।
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने पिता की तरह ही कबीले की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस दौरान पीछे संगीत और जश्न की धूमधाम धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। दिन निकलते जाते हैं और एंजेला समय समय पर महल में मार्कस से मिलती रहती है। वो अक्सर उसके लिए खाने का सामान ले जाती थी ताकि मार्कस को शिकार की जरूरत ना पड़े। देखने में सब कुछ इतना सही चल रहा था मानो अपने आप में चीख चीख कर कह रहा हो कि नहीं, ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। कबीले से दूर शहर में एक दिन किसी आलीशान घर से हंसी ठिठोली की मध्यम आवाजें आ रही होती है, जिनमें कुछ आवाजें नौजवान लड़कियों की खिलखिलाहट थी तो एक मर्दाना हंसी का अट्ठास भी शामिल था। घर के उस कमरे के अंदर का दृश्य और बिस्तर देखने से साफ पता चल रहा था कि बीती रात यहाँ यौवन और जवानी का तूफान पूरे उफान पर रहा होगा। शराब के प्याले यहाँ वहां बिखरे हुए थे और पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में 3 लड़कियों से घिरा हुआ था आर्थर। इस रासलीला को देखने से साफ जाहिर हो रहा था कि आर्थर ने कारोबार के नाम पर शहर में अपनी अय्याशी का इंतजाम बखूबी कर रखा था। इतने में डैनियल कमरे में दाखिल होता है। उसे देखकर आर्थर तीनों लड़कियों को जाने का इशारा करता है और खुद व्यवस्थित होने लगता है। अपने हाथ में 2 प्याले लेता है और शराब से भरकर एक डैनियल की ओर करता है। डैनियल, अभी अभी तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और तुम अपनी मस्ती में मग्न हो। अगर कबीले में तुम्हारा ये रूप पता चल गया तो क्या साख रह जाएगी तुम्हारी? किसमें हिम्मत है जो मेरी साख पे उंगली उठाए? लेकिन डैनियल, तुम्हें पता है मुझे अपनी साख से ज्यादा उस सुकून की परवाह है दोस्त, जिसकी दूरी कई दिनों से मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, तो आपको अभी भी सुकून नहीं मिला? तो बताइए जनाब, कहाँ है आपका सुकून और कैसे मिलेगा? आर्थर थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसकी इस गंभीरता में छिपी हवस साफ साफ दिखाई दे रही होती है। डैनियल, मेरा सुकून उस जश्न में जल रहे अग्निकुंड के पार से आज भी मुझे देख रहा है। क्या तुम कहीं एंजेला की बात तो नहीं कर रहे? आर्थर अपने खाली प्याले को फेंक कर पलंग पर लेट जाता है। हाँ डैनियल, जब तक एंजेला यहाँ मेरे पास नहीं आएगी मुझे मेरा सुकून नहीं मिलेगा। डैनियल खामोशी से आर्थर के इस सुकून के असल मायने समझ गया था। डैनियल, हाँ ठीक है दोस्त, मैं दुआ करूंगा कि जल्द ही तुम्हें तुम्हारा सुकून मिल जाए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। कौन सी बात और किस बारे में? डैनियल के चेहरे पर गंभीरता थी। दरअसल बात एंजेला के बारे में है आर्थर। देखते ही देखते डैनियल आर्थर को कुछ ऐसा बताता जाता है जिसे सुनकर आर्थर की आंखें गंभीर और भौहें सिकुड़ने लगती है। जैसा कि स्कॉनहाइम के उस छोटे से कबीले और महल के बीच की सूनी पगडंडी पर अक्सर एंजेला के कदम पड़ने लगे थे, उसके पिता एगोर और कबीले वालों की कहानियों से बना मार्कस का आदमखोर स्वरूप अब उसके लिए धूमिल होता जा रहा था। वो मार्कस के 10 सदियों के अकेलेपन व दर्द को महसूस करने लगी थी। वहीं मार्कस के लिए भी एंजेला के कदमों की आहट यूं होती मानो बरसों से बंजर पड़ी जमीन पर बारिश की बौछारों ने दस्तक दी हो। एंजेला का अक्सर जंगल की ओर रुख करना कहीं ना कहीं उसके पिता एगोर के माथे पर शिकन बढ़ाया जा रहा था, जो फिलहाल उसने एंजेला से छुपाए रखी थी। एक दिन महल में एंजेला मार्कस से शिकायती लहजे में कहती है, बुरा मत मानना मार्कस, लेकिन थोड़ा तो अपने रहन सहन का ध्यान रखो। तुम्हारे इस महल से कहीं साफ सुथरा तो हमारा अस्तबल होता है। कैसे रह लेते हो यहाँ? एंजेला की यह शिकायत एक दिन न केवल दूर होती है बल्कि महल के भीतर की दशा देखकर वो खुद आश्चर्य से भर जाती है। मकड़ियों के विशालकाय जाले, मरे हुए जानवरों के अवशेष और उनसे आती दुर्गंध की जगह खुशबूदार फूलों ने ले रखी थी। फर्श भी किसी आईने सा चमक रहा था और सामने की बड़ी सी दीवार तरह तरह के हथियार, ढाल और भालों से सजी हुई थी। ये सब देखकर, ये सब तुमने किया? तुम्हें क्या लगता है? एंजेला बड़े गौर से इस सजावट को देखे जा रही थी। कभी वो फूलों की नरम पत्तियों को अपनी उंगलियों से हल्के से छूती तो कभी उनकी खुशबू लेने लगती। वहीं हथियारों से सजी दीवार उसमें कौतूहल पैदा कर रही थी। वो उन हथियारों को छू छू कर देख रही थी। ये हथियार तुम्हारे हैं? हाँ, कभी हुआ करते थे। हैरत की बात है, इनमें आज तक नई जैसी चमक बनी हुई है, लेकिन फूलों के साथ हथियारों का होना थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों? क्या फूलों के साथ कांटे नहीं होते? पर कांटे तो फूलों की रक्षा के लिए होते हैं। मार्कस एक तलवार अपने हाथ में लेकर, माना कि कांटे फूलों के रक्षक होते हैं, लेकिन जब वे ही कांटे हमारे शरीर में कहीं चुभते हैं तो दर्द का कारण बन जाते हैं। उसी तरह किसी हथियार के मायने इस पर निर्भर है कि म्यान से निकलने के बाद वो किसके हाथ में है और किसकी गर्दन पर। एंजेला की तरफ मुड़कर, इसलिए बहुत जरूरी है कि हथियार और सत्ता की ताकत हमेशा सही हाथों में हो।
वरना चारों तरफ आतंक और तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। एक अर्धमानव के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर एंजेला चकित भाव से उसी में खो सी जाती है। एंजेला को खोया देखकर खैर, ये सब छोड़ो, आउद, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर मार्कस एंजेला को तहखाने की तरफ ले जाता है, जहां हीरे जवाहरातों के भंडारों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया जाती है। आश्चर्य से वो चारों ओर देखने लगती है, जबकि मार्कस सदियों पुराने बेशकीमती सामान, मुद्राओं और दूसरी चीजों के बारे में उसे बताने लगता है। इतने में एंजेला का ध्यान गहराती शाम की ओर जाता है। एंजेला, मुझे अब जाना होगा। पिताजी चिंता कर रहे होंगे। कहकर वो तुरंत महल के दरवाजे तक पहुंचती है। उसके साथ ही मार्कस भी वहां आता है। जाते हुए वो थोड़ा ठहरकर मार्कस से सवाल करती है। तुमने मुझे महल का बरसों पुराना बेशकीमती खजाना और कई अनमोल चीजें दिखाई। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं ये सब लूट कर ले गई तो? मुझे कैसा डर? भला ये मेरे किस काम के? वैसे तुम्हें लूटने की कहाँ जरूरत है? तुम जितना चाहो ले जा सकती हो। मार्कस, क्या आज तक किसी ने इस महल को लूटने की कोशिश नहीं की? इस पर मार्कस कोई जवाब नहीं देता, मगर उसके चेहरे से लग रहा था जैसे सालों बाद उसके सामने किसी ने अतीत के पन्ने पलट दिए हों। इधर कबीले में एंजेला के बदले रवैये को लेकर भले ही एगोर खामोश था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उसका मन अशांत था। उसके जहन में कुछ सवाल कौंध रहे थे। एगोर अपने ही अंतर्मन में, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है? कहीं एंजेला इतने दिनों से उस शापित महल में तो नहीं जा रही, और अगर जा रही है तो उस वहशी जानवर ने अब तक उसे किसी तरह का नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जबकि उस नरभक्षी मार्कस का वहशी तांडव तो मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। आखिर इन सवालों के पीछे कौन सा राज छिपा है? आखिरकार मार्कस चाहता क्या है? क्या उसकी म्यान खाली है? और अगर उसकी म्यान में तलवार है तो आखिर उसकी धार पर किसका नाम लिखा है?